वह प्रदीप जो दिख रहा, वह प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है। और थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। बाकी होश तभी तक, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, जब तक जलता तूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल अब तक दूर नहीं है, मंजिल अब तक दूर नहीं है। आकर इतना पास, आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सुर नहीं है। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सुर नहीं है। और थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल अब दूर नहीं है। इन्हीं चंद लाइनों के साथ हम आज के आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने शुरुआत कर ली थी वर्णमाला की, और वर्णमाला के कुछ टॉपिक्स की चर्चा कर चुके थे। और चर्चा हम कहते थे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये सब बातें हमने चर्चा कर ली थी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं वर्ण के प्रकार की, और वर्ण के प्रकार में सबसे पहला जो आपका वर्ण का प्रकार है वो है स्वर। उसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज शुरुआत करते हैं हम अपने वर्णमाला टॉपिक की। और पिछली क्लास में आपको शुरुआत हमने बताया था कि लास्ट में वर्ण के प्रकार, उसी में शुरुआत कर देते हैं आज स्वर के विभाजन के, और स्वर की बात करते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं कि स्वर क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वर। स्वर क्या परिभाषा होती है, देखिएगा मित्रों, आप जानते हैं कि स्वर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। स्वर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता, और ना तो इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि क्या है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, 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 जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली वायु का प्रवाह, वायु का प्रवाह अबाध गति से होता है। अबाध गति से होता है, अबाध गति से होता है। देखिएगा, अबाध का मतलब होता है बिना बाधा के। अबाध का मतलब क्या होता है, बिना बाधा के। अगर बिना बाधा के अगर इनका उच्चारण हो रहा है, बिना अवरोध के इनका उच्चारण हो रहा है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ये पूर्णतः, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में, इनके इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की सहायता, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। अर्थात देखा जाए तो क्या होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि स्वर के संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या की अगर बात करें कि स्वर की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछता है, आपसे पूछता है
कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या, स्वर की संख्या, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? 11। अगर कोई आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? 11। यदि आपसे पूछा जाए हिंदी देवनागरी लिपि में, या आपसे पूछा जाए कि देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो भी उत्तर आपका कितना होगा? 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। हिंदी देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 होती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, अनुसार अगर पूछा जाए तो संख्या कितनी होती है, तो भी उत्तर आपका कितना होगा? 11 ही होगा। अगर पूछा जाए उच्चारण, उच्चारण के आधार पर या उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर, उच्चारण तथा, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 10 होती है, स्वरों की संख्या 10 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछा जाए और आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि लेखन के आधार पर, यदि आपसे पूछा जाए लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, आधार पर या कुल स्वरों की संख्या, या कुल स्वरों की संख्या, या कुल स्वरों की संख्या, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? यह आपका उत्तर हो जाएगा क्या? 13। देखिएगा, हमने आपको बताया है क्या कि स्वर की परिभाषा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का प्रवाह अबाधगत से होता है, और दूसरी परिभाषा हमने बताया कि ये पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 होती है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है, और उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और हमने आपको बताया यदि आपसे पूछा जाए कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13। चलिएगा आगे देखा जाए। अगला पॉइंट है स्वरों का विभाजन। अगला है स्वरों का विभाजन। अगला है स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन देखा जाए कि स्वरों का विभाजन, देखो भैया, अलग अलग आधारों पर किया जाता है। यदि सबसे पहले स्वरों के विभाजन की बात की जाए तो सबसे पहले स्वरों का विभाजन अगर होगा तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर, सबसे पहला अगर देखा जाए तो सबसे पहला विभाजन हम ले लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण
स्थान के आधार पर अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या क्या, स्वरों के रूप कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए, तो सबसे पहला अगर देखा जाए उच्चारण के आधार पे, तो इनकी संख्या अगर देखा जाए तो विभाजन इनका इस तरह से होता है। ये सबसे पहले आते हैं ये कंठ स्वर, ये आते हैं क्या, कंठ स्वर आते हैं। और दूसरा होता है तालव्य स्वर, तालव्य स्वर होते हैं। और आगे देखा जाए जो अगला होता है, कंठ के बाद तालव्य होता है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ओष्ठ स्वर होते हैं, ओष्ठ स्वर होते हैं। और देखा जाए तो मूर्धन्य स्वर होते हैं, मूर्धन्य स्वर होते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मूर्धन्य के स्वर के बाद ये देखा जाए कंठ तालव्य स्वर होते हैं, कंठ तालव्य स्वर होते हैं। और कंठ तालव्य के बाद अगर देखा जाए तो ये आपके होते हैं कंठोष्ठ स्वर, कंठोष्ठ स्वर होते हैं। और देखा जाए ये आपका जो स्वर होता है ये होता है अनुनासिक स्वर, ये होते हैं या नासिका कह सकते हैं, नासिक स्वर में आते हैं। इनको आप नासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक स्वर। देखिएगा इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। देखिएगा इसमें हमने कहा इतने तरीके से इनका उच्चारण स्थान देखा जाता है। ये कंठ स्वर है, तालव्य स्वर है, ओष्ठ स्वर है, मूर्धन्य स्वर है, कंठ तालव्य स्वर है, कंठोष्ठ है, और ये है नासिक स्वर। देखिएगा इसमें कंठ स्वर में अगर देखा जाए तो ये ह्रस्व आ और दीर्घ आ ये दोनों आ जाते हैं। कौन कौन आता है, इसमें ह्रस्व आ जाता है और दीर्घ आ, इन्हें हम कंठ स्वर कहते हैं। और दूसरा है यानी इसमें ह्रस्व ई आता है और इसमें आता है क्या, दीर्घ ई। इसमें ह्रस्व आता है और इसमें आता है दीर्घ ई आता है, ये हो जाते हैं। देखिएगा इसमें विसर्ग को भी रखा गया है, इसमें विसर्ग को भी कंठ स्वर ही कहा जाता है। और ओष्ठ स्वर में अगर देखा जाए तो इसमें ह्रस्व उ आते हैं और दीर्घ उ आते हैं, ये आपके ओष्ठ स्वर आते हैं। और मूर्धन्य स्वर की बात की जाए ये आपके मूर्धन्य स्वर। इसमें देखा जाए तो ए और ऐ को अगर देखा जाए इन्हें कंठ तालव्य स्वर कहा जाता है। कंठोष्ठ स्वर में इनको रखा गया है, ओ को रखा गया है और औ को रखा गया है। देखिएगा और नासिक स्वर की बात आए या अनुनासिक स्वर की बात आए तो इनकी बात हम करते हैं, ये आपके अनुस्वार होते हैं। तो इस तरह से ये उच्चारण स्थान के आधार पर ये इन स्वरों का क्या होता है, विभाजन होता है। किसके आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर स्वरों का विभाजन है, ये हमने बताया है उच्चारण स्थान के आधार पर। अच्छा अगले विभाजन की अगर हम बात करें, अगर हम अगले विभाजन की बात करें तो आपका अगला विभाजन हो जाएगा अगला विभाजन। अगला विभाजन अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये मात्रा के आधार पर कितने होते हैं। अगला विभाजन अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर अगर यहां देखा जाए कि मात्रा के आधार पर कितने होते हैं तो मात्रा के आधार पर दो ही माने जाते हैं। मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो इनका रूप कितना है, दो माना जाता है। हम इन्हें कह सकते हैं, हम इन्हें कह सकते हैं कि ये होते हैं क्या, एक मात्रिक। ये क्या होते हैं, एक मात्रिक होते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो एक मात्रिक के अलावा ये होते हैं द्विमात्रिक। ये क्या होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं। ये होते हैं द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। अब इसमें अगर देखा जाए कि एक मात्रिक क्या होते हैं और द्विमात्रिक, यानी एक मात्रिक स्वरों को देखा जाए तो ये ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक स्वरों की अगर बात करें तो इन्हें हम कहते हैं क्या, ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और द्विमात्रिक स्वर को अगर हम कह दें
तो इसे भैया क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें एक मात्रिक की, तो एक मात्रिक में कहा जाता है कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो। कितना? एक मात्रा का समय। अगर इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय है, एक मात्रा का समय, तो एक मात्रा का समय लगता है, या हम कह सकते हैं सबसे कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं सबसे कम समय लगता है। तो सबसे कम समय लगता है, इस तरह की स्थिति अगर देखी जाए तो इन्हें कहते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अगर इस तरह की स्थिति बात करें तो इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। अच्छा देखिएगा, इसमें यह भी बात की जाती है कि इसमें एक गुना समय लगता है। इसमें एक गुना समय लगता है, एक गुना समय लगता है। तो एक गुना समय लगता है या सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं क्या? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। देखा जाए इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं और किन किन वर्णों को रखा गया है, तो इन वर्णों की अगर हम बात करें, देखिएगा इसमें रखा गया हरस आ को, और इसमें हरस ई को रखा गया है, और ऊ को रखा गया है, और इसमें रखा गया है क्या? री को। ये आपके क्या माने जाते हैं? ये आपके हरस स्वर या एक मात्रिक स्वर माने जाते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, तो ये आपके एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। देखिएगा, इन्हें अगर पूछा जाए तो इन्हें आप मूल स्वर कह सकते हो। इन्हें आप मूल स्वर कह सकते हैं। तो मूल स्वर इन्हें ही कहा जाता है। और इनकी संख्या की अगर बात आएगी तो इनकी संख्या आपका उत्तर हो जाएगा क्या? 4। क्या हो जाएगा? 4। अब देखिएगा, जो दूसरा होता है, जो दूसरा होता है उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। उसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर। अब द्विमात्रिक स्वर क्या होते हैं? द्विमात्रिक स्वर में दो मात्रा का समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि दो मात्रा का समय, दो मात्रा का समय, इसमें दो मात्रा का समय लगता है। और दो मात्रा का समय ही नहीं, इसमें देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हरस्व से अधिक समय लगता है। हरस्व से अधिक समय लगता है। तो हरस्व से अधिक समय की अगर हम बात करें तो यह आपका क्या हो जाता है? द्विमात्रिक स्वर। यह होता है द्विमात्रिक स्वर। और इसमें जान लीजिएगा, इसमें दो गुना समय लगता है। इसमें दो गुना समय लगता है। तो दो गुना समय लगता है। इस तरह की अगर हम बात करें तो ये आपके होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। अब देखिएगा, इनकी संख्या कितनी होती है? अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। या जैसे कि अगर बात करें, अगर इनके संख्या की बात करें तो इसमें दीर्घ आ रखा गया है, इसमें दीर्घ ई रखा गया है, और यहां से दीर्घ ऊ रखा गया है, और ए रखा गया है, ऐ रखा गया है, और यहां से देखा जाए तो ओ रखा गया है, और औ रखा गया है। तो यहां देखा जाए इनकी संख्या 7 होती है। क्या होती है? 7 होती। एक चीज और जान लीजिएगा, इसमें एक नोट ये होता है, इसमें एक नोट ये है, इसमें एक नोट ये है कि भैया इसमें प्लुत स्वर भी होते हैं। इसमें प्लुत स्वर होते हैं, लेकिन प्लुत स्वर संस्कृत में इनका अध्ययन होता है, हिंदी में नहीं। इसमें देखा जाए तो इसमें आपके होंगे कौन? प्लुत स्वर। इसमें होंगे आपके प्लुत स्वर। देखो, प्लुत स्वर। अब यहां आते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर का अध्ययन, प्लुत स्वर का अध्ययन 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 संस्कृत में, संस्कृत में है, संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में नहीं है। अतः मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आगे देखिएगा, अगर हम प्लुत स्वर की ही बात करें, अगर हम प्लुत स्वर की ही बात करें, देखिएगा प्लुत स्वर की अगर हम बात कर लें तो प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, या इसे हम कह सकते हैं
त्रिमात्रिक स्वर, या इसे हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर, या इसे हम कह सकते हैं क्या, बहुमात्रिक स्वर, या बहुमात्रिक स्वर। अब अगर देखा जाए पुल्लित स्वर या त्रिमात्रिक स्वर या बहुमात्रिक स्वर के उच्चारण में, के उच्चारण में, उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय, 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 या कह सकते हैं सबसे सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा समय लगता है। तो हम कह सकते हैं यानी 3 मात्रा का समय, या सबसे ज्यादा समय, या 3 गुना समय पुल्लित स्वर में लगता है। अच्छा, एक बात ये जानिएगा कि अगर हम पुल्लित स्वर की ही बात करें तो पुल्लित स्वर को, पुल्लित स्वर को, पुल्लित स्वर को देखिएगा, इसमें ये है चिन्ह, है ना, से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित, से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा, इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, इस चिन्ह को और किस नाम से जान सकते हैं, इस चिन्ह को पूर्व रूप चिन्ह के नाम से जानते हैं, इस चिन्ह को पूर्व रूप चिन्ह के नाम से जानते हैं। और इस चिन्ह की यदि हम बात करें तो इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह के नाम से जानते हैं, अवग्रह चिन्ह के नाम से जानते हैं। अगर पूर्व रूप चिन्ह कहे या इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा कि पुल्लित स्वर त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक होते हैं, ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है या सबसे ज्यादा समय लगता है, और इसको भैया यानी इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और इस चिन्ह को पूर्व रूप चिन्ह या अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, अगर पूछा जाए इनकी संख्या कितनी होती है, अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या अगर पूछा जाए तो देखिएगा, संस्कृत में 9 होती है, और हिंदी में अगर इनकी संख्या अगर हिंदी में पूछा जाए कि हिंदी में कितनी होती है, तो हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। यदि आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में कितनी होती है, पूछा जाए कि संस्कृत में कितनी होती है, तो संस्कृत में इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और एक चीज जानिएगा, कहा जाता है कि इनका प्रयोग अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग किसी को बुलाने, इनका प्रयोग किसी को बुलाने, किसी को बुलाने, पुकारने, किसी को बुलाने पुकारने, या नाटक नौटंकी में, या नाटक नौटंकी में, नाटक नौटंकी में किया जाता है, नाटक नौटंकी में किया जाता है। किसी को बुलाने या पुकारने या नाटक नौटंकी में किया जाता है। अच्छा, एक चीज जानिए, और भी कहते हैं इनका प्रयोग, इनका प्रयोग वेद या, वेद या वेदांगों में, वेद या वेदांगों में भी, में भी, में भी मंत्रों के, मंत्रों के उच्चारण में, मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है, मंत्रों के उच्चारण में
किया जाता है, मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। देखिएगा ये बात पुलिस स्वर की है। हमने कहा कि त्रिमात्रिक है, इनको प्रदर्शित इस तरीके से करते हैं, पूर्वरूप चिन्ह या अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 8 होती है और संस्कृत में 9 होती है। अब बुलाने पुकारने के लिए नाटक नौटंकी में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, पुल्लित स्वर। तो मात्रा की बात हमने की, 2 बात बताई, लेकिन तीसरा जो रूप था वो पुल्लित स्वर था। वो क्या था, पुल्लित स्वर था, जिसे हम त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। अच्छा आगे देख, अगर हम उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें, अगर हम इनका विभाजन अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें, देखो ये अगला विभाजन है उत्पत्ति के आधार पर। अगला विभाजन उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो भी इनके रूप 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखो अब इसमें कहा जाए तो ये सबसे पहला जो होता है वह आपका मूल स्वर होता है, या मूल स्वर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं हरस्व स्वर। मूल स्वर कहेंगे या आप हरस्व स्वर कहते हैं। अगर इनकी ही बात करें तो इनकी बात अगर हम करें तो आप जानते हैं, परिभाषा हम आपको बता चुके हैं, इनका उच्चारण सबसे कम समय में होता है। इनका उच्चारण सबसे कम समय में होता है और इनकी संख्या 4 होती है। 4 की चर्चा में कौन कौन से थे, 4 में आपके यही थे, यानी ये हरस्व आ था और इसमें हरस्व ई थी और हरस्व उ थे और ये आपके क्या थे, री थे। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, ये 4 आपके कहलाते हैं क्या, मूल स्वर। क्या कहलाते हैं, ये 4 आपके मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन बदल दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मूल हरस्व स्वर बताइएगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल हरस्व स्वर की बात करिएगा, तो मूल हरस्व स्वर में संख्या कितनी हो जाती है, 3। मूल हरस्व स्वर की संख्या 3 हो जाती है। इसमें आ रखा गया है और इसमें ई रखा गया है और इसमें उ रखा गया है। ये 3 मूल हरस्व स्वर में आ जाते हैं। इसमें हमने कहा है कि कामता प्रसाद गुरु ने री को स्वर नहीं माना है। री को स्वर नहीं माना है। तो री को स्वर नहीं माना है। अगर ऐसी स्थिति आए, री को स्वर नहीं माना है, तो ध्यान में रखिएगा ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। री को स्वर नहीं माना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगली बात क्या है, दूसरा रूप है वह आपका होता है, यानी इसे हम संधि स्वर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम संधि स्वर कहते हैं। अब देखिएगा संधि स्वर क्या होते हैं। संधि स्वर में ये कहते हैं कि जैसे हमने कहा है कि जब स्वरों का मेल पा जाता है, स्वरों का मेल होता है और जब स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे संधि स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। और संधि स्वर अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर की अगर हम बात करें तो संधि स्वर 2 रूप में होते हैं। कितने रूप में होते हैं, 2 रूप में संधि स्वर होते हैं। अच्छा कौन कौन होते हैं संधि स्वर, एक देखा जाए हम कह सकते हैं मूल दीर्घ स्वर। एक हम कह सकते हैं मूल दीर्घ स्वर। अच्छा मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं, एक बात ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा हमने कहा है, दूसरा जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अच्छा एक चीज और जान लीजिएगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो मूल स्वर को नैसर्गिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैसर्गिक स्वर कहा जाता है। यानी इनकी अगर बात हम करें तो इनको नैसर्गिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें आप नैसर्गिक स्वर कह सकते हैं। इन्हें आप नैसर्गिक स्वर कहते हैं। और संधि स्वर की अगर बात करें तो संधि स्वर को बनावटी स्वर कहा जाता है। बनावटी या कृत्रिम स्वर कहा जाता है। बनावटी या कृत्रिम स्वर कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा इसमें देखा जाए क्या होता है, इसमें हमने कहा जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं उनमें 3 रूप होता है।
ठीक है। अब इसमें मूल दीर्घ स्वर है तो इसमें देखा जाए इनके रूप 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखो, दीर्घ आ होता है और इसमें दीर्घ ई होते हैं और इसमें दीर्घ उ होते हैं। यानी इसे हम कहते हैं, अगर देखा जाए तो मूल दीर्घ संधि स्वर में रखा जाता है। ठीक है, मूल दीर्घ संयुक्त स्वर की बात करता है। तो इसमें हमने कहा है ये 2 मिलकर बनते हैं, ये 2 मिलकर बनते हैं। और इनकी बात करें तो ये ह्रस्व बनते हैं और फिर क्या बनते हैं? ह्रस्व ई का मेल पाया जाता है। इसमें ह्रस्व उ होते हैं और क्या होते हैं? ह्रस्व उ होते हैं। अच्छा, अब संयुक्त स्वर की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। अब 4 में कौन कौन से आते हैं ये ध्यान में रखिएगा। इसमें आता है ए आता है और इसमें आता है अ आता है और इसमें ओ आते हैं और इसमें आपका आता है क्या? आओ। ये आपके 4 आते हैं। तो इसमें देखा जाए ये आपके होते हैं संयुक्त स्वर, ये आपके होते हैं क्या? संयुक्त स्वर। इनका मेल किससे किससे है? यानी ये आ से और ई से मिलकर बने होते हैं, ये आ से और ऐ से मिलकर बने होते हैं और ये आ से मिलकर और ऊ से मिलकर बने होते हैं। और औ देखा जाए ये आपका आ और ओ से मिलकर बने होते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे स्वर की बात, हम विभाजन की बात करते हैं और इसमें अब विभाजन की बात कर ही लिए हैं तो ध्यान में रखिएगा, जो ये आपके 3 होते हैं, ये आपके 3 होते हैं, इन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर कहा जाता है। इन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है और इन्हें हम कहते हैं विजातीय स्वर कहते हैं। इन्हें हम विजातीय स्वर कह सकते हैं, इन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है। अब देखा जाए इन्हें हम सवर्ण स्वरवर्ण कहेंगे। इसे हम सवर्ण स्वरवर्ण कहते हैं, सवर्ण स्वर कहते हैं और इसे हम असवर्ण स्वर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? असवर्ण स्वर कहते हैं, असवर्ण स्वर। तो ये विभाजन था आपका उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर था। ये आपका था स्वर का विभाजन उत्पत्ति के आधार। इसके पहले हमने मात्रा के आधार पर बता दिया और ये विभाजन आपका क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। अगला देखा जाए, अब देखिएगा अगला, अगर देखा जाए अगला विभाजन देखा जाए, ठीक है, तो चलिएगा अगले विभाजन के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। देखिएगा हमने आपको हर चीज़ें इसमें बता दिया है, हर चीज़ें बता दिया है कि किसके आधार पर कौन सा विभाजन है, उत्पत्ति के आधार पर। और प्लुस्वर के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। हमने आपको लेखन के आधार पर बताया था कुल स्वरों की संख्या और ये स्वरों के विभाजन की बात हमने कर लिया है और इससे पहले हमने आपको स्वर का विभाजन बताया है। ठीक है, तो आज के विभाजन में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं और अगले विभाजन को लेकर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।